तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 13 अक्टूबर को। जी हाँ बच्चों, 13 अक्टूबर 2025 को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। ऐसा बोलने के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं खुद अपने स्कूल लेवल पर पॉलिटिकल साइंस का टॉपर रह चुका हूँ। मैंने अपने टाइम पे जो है पॉलिटिकल साइंस में मेरे टाइम पे 100 नंबर का पेपर होता था, और 100 आउट ऑफ 96 मेरे आए थे प्री बोर्ड में, और जो है सो कि 100 आउट ऑफ 95 आए थे मेरे बोर्ड एग्जाम में। तो खुद मैं टॉपर रह चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, 7 से 8 साल हो गए अब पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है। और एक चीज़ लास्ट जो है कि पिछले 10 साल का हमने पेपर एनालाइज किया है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आ रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हमने इस सैम्पल पेपर के अंदर ऐड किया है। तो मैं आपको कहूँगा कि पूरा पेपर का वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसे ही हमने 4 से 5 सैम्पल पेपर बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं तो और सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो पर एक हम लोग लाइक का टारगेट रख लेते हैं, और वो है हमारा यहाँ पर 1000 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है 1000 लाइक्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, फटाफट से आप कंप्लीट करवा देंगे। तो कंप्लीट करवा दीजिए। अगर ये लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाता है विद इन 1 डे, यानी वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 दिन ले लेते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो मैं फटाफट से वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी जल्दी। वैसे तो वीडियो आएगी ही, लेकिन जल्दी जल्दी अगर आपको वीडियो चाहिए तो 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। या फिर आप 200 कमेंट्स कंप्लीट करवा सकते हैं कि यस सर हमें यहाँ पर वीडियो चाहिए विथ हार्ट वाला इमोजी के साथ, लाल गुलाबी नीला हरा पीला जितना भी दिल वाला इमोजी होता है उसके साथ 200 कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करें। ओके, तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी कहते हैं। पॉलिटिकल का जो आपका पेपर होगा 13 तारीख को, वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों। बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो देखिए बताया गया है आपका पॉलिटिकल का पेपर 5 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, यानी 5 खंडों में, ठीक है। जो कि सेक्शन ए बी सी डी और ई रहेगा, यानी कि खंड क ख ग घ और अंग रहेगा। जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक रहेगा वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, बोले तो बहुविकल्पीय प्रकार का, और ये 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 23 तक ये 4-4 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। इनका आंसर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है, ठीक है। और ये 4-4 नंबर के रहेंगे, आपको पता ही है ना। और इसमें विकल्प भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक यहाँ पर चित्र, मानचित्र और अवतरण आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट का जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक, इसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 170 से 180 शब्दों में आंसर आपको देना है, ठीक है। और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। बाकी यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 चल रहा था, इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किया था, और इसी पार्ट में हम पूरा जो हमारा पेपर बच गया उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, समझ लेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आंसर हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है इस सैम्पल पेपर के अंदर, ये वाला, कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए यूरोपीय संघ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन या तो बनेगा, या तो सैम्पल पेपर नंबर 1 में मैंने एक क्वेश्चन लिया है वो वाला क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है।
बाकी इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर हम समझेंगे कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है, मैं अभी सोवियत संघ बोलने वाला था, माफ़ी चाहूँगा। जो आपका यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ है, वो क्यों इतना ज़्यादा प्रभावशाली संगठन है, यानी कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है पूरी दुनिया में, उसका ताकत का इतना ज़्यादा दबदबा हमें क्यों देखने को मिलता है, ठीक है? तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या यूरोपीय संघ। तो देखिए यूरोपीय संघ जो है आपका, वो यूरोप के देशों का एक संगठन है, ठीक है? यूरोप के देशों का एक क्या है, वो संगठन है। जैसे आपके स्कूल में जो आपका क्लास होगा, आपके क्लास में आपके कुछ दोस्त होंगे ना, और आपका एक ग्रुप होता होगा बैक बेंचर्स का ग्रुप, है कि नहीं? तो उसी तरह से जो यूरोप के जितने भी देश थे उन सब ने मिल कर के अपना एक संगठन बना लिया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, ठीक है? और इसकी जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 1992 में यानी कि 1992 में हुई थी, maastricht संधि के द्वारा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यूरोपीय संघ जो है आपका, वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है, ठीक है? पूरी दुनिया उसका लोहा क्यों मानती है? तो कई सारे कारण हैं। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, ठीक है? अगर आप वर्ल्ड जीडीपी की बात करेंगे ना बच्चों, तो वर्ल्ड जीडीपी में यूरोपीय संघ बहुत ऊँचे पायदान पर आता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कोई एक देश तो है नहीं, ठीक है? यूरोप के बहुत सारे देश हैं, ठीक है? और इन सभी देशों को मिल कर के हमारा यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन बनता है, तो ज़ाहिर-सी बात है इन सब के पास पैसा भी होगा, और वैसे भी यूरोप के जो देश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर माने जाते हैं, ओके? और जिसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, और पूरी दुनिया जो है उसको सलाम करेगी, मतलब कि उसका लोहा मानेगी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसके एक सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। ओके, तो ये भी जो है यूरोपीय संघ को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं हमारे, जिसके अंदर आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एंड आपका चाइना आ जाते हैं, ठीक है? उसी में से एक है आपका फ्रांस, जो कि और भी ज़्यादा यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाता है, ठीक है? और मैं बार-बार ही ठीक है बोल रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखिए बताया गया है कि यूरोपीय संघ की संयुक्त सैन्य शक्ति की अगर बात करें, यानी जितने भी देश हैं उन सब का सैन्य शक्ति मिला दिया जाए, तो विश्व की दूसरी बड़ी सैनिक ताकत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है यूरोपीय संघ के पास। ओके बच्चों? एंड यहाँ पर बताया गया है कि यह एक राज्य की भाँति कार्य करता है। यहाँ पर राज्य बोल रहा है, राज्य का मतलब है ये एक देश की तरह काम करता है यूरोपीय संघ, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है और साझी मुद्रा है। अपनी क्या है बच्चों? इनकी साझी मुद्रा है। अच्छा, कौन-सा बच्चा बताएगा कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसका नाम क्या है? है कोई नौजवान जो बता सके चैट सेक्शन में? 5 बच्चे वॉचिंग पर है, बहुत अच्छी बात है। 5 बच्चे वॉचिंग पर है और 4 लाइक्स हो चुके हैं। तो लाइक्स की संख्या को बढ़ाइए और चैट सेक्शन में बताइए कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ जो है, उसकी मुद्रा, उसकी करेंसी का नाम क्या है? अब 7 बच्चे वॉचिंग पर है, क्या बात है। देखते हैं सबसे पहले कौन-सा बच्चा यहाँ पर चैट सेक्शन में रिप्लाई देता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? कौन-सा बच्चा बताएगा? जो भी बच्चा बताएगा उसके लिए मैं क्लैप करूँगा यहाँ पर। देखें ज़रा कौन-सा बच्चा यहाँ पर चैट सेक्शन में बताता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है कोई नौजवान? चलिए परफेक्ट, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का नाम है वो है यूरो। आपने सुना भी होगा यूरो मुद्रा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है बच्चों, और अगर यूरो मुद्रा आप जो है कहीं लेकर के जाएँगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप मतलब ये कह सकते हैं कि जो डॉलर है ना, डॉलर मुद्रा जो अमेरिका की करेंसी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है हमारा यहाँ पर यूरो मुद्रा। ओके बच्चों? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट मेक द यूरोपियन यूनियन एन इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आप आंसर लिखते हुए चलेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ का, एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा फरवरी 1992 में,
मॉस्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा। और जो फैक्टर्स है जो यूरोपियन यूनियन को इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं वो इस तरह से है कि इसकी जो इकोनॉमी है देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, जिसको मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के लिहाज से इस तरह से। और मोर देन 12,000 बिलियन से भी ज़्यादा जो है इनकी इकोनॉमी है। एंड बताया गया है कि इसका एक जो मेंबर है फ्रांस, वो परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि यूएनएससी का, जो इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। ये एक स्टेट यानी एक कंट्री के जैसा फंक्शन करता है, क्योंकि इसका खुद का फ्लैग है, नेशनल एंथम है, एंड फाउंडिंग डे है, और कॉमन करेंसी है जिसको यूरो करेंसी कहा जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। आदित्य, अच्छा क्लास है सर, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किन मुख्य उम्मीदों के आधार पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 2 अंगों और 2 एजेंसियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन जोड़ करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अंदर ये है बेसिकली कि आपको बताना है कि किन उम्मीदों के आधार पर 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की बात कर रहा है, यहाँ पर यूएनओ की स्थापना की गई थी। किन उम्मीदों के आधार पर, और जो यूएनओ है उसके 2 अंगों के बारे में आपको बताना है और 2 एजेंसियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ ये उम्मीदें की गई थी। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1914 में, और ये 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1918 में, तो पूरी दुनिया एकदम हकबका जाती है, सोचती है अरे भैया ऐसा अगर युद्ध दोबारा हुआ इस धरती पर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इस तरह का युद्ध आगे भविष्य में ना होने दे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना को आगे भविष्य में ना होने दो। तो उस टाइम पे ये बनाया गया लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह ही था, और उसका काम था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना को भविष्य में ना होने दे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जो कि कब से कब तक चला, 1939 से लेकर के 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का कोई काम बचा, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटना दोबारा ना हो, और यहाँ पर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर लीग ऑफ नेशंस से देशों का भरोसा टूट गया, और यहाँ से फिर इसका उत्तराधिकारी बन करके निकला यूएनओ। यूएनओ का मेन मकसद ये था बनाने का पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया में शांति बहाली रहे और दूसरे विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो। ठीक है, और 1945 में हमारा यहाँ पर यूएनओ बना था। अभी 2024 चल रहा है और 2025 भी बस आने ही वाला है। अभी तक आप देखेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, जिस कारण से आज के टाइम पे भी आपका यूएनओ का जो वैल्यू है वो बचा हुआ है बच्चों। करेक्ट, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूएनओ को बनाया किस लिए गया था। उसके बाद अब जो यहाँ लिखे हुए पॉइंट्स हैं इनको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी बच्चे नए आ गए हैं, चैट सेक्शन में एक बार फायर वाला इमोजी लगा करके अपनी जो अटेंडेंस है वो लगा देंगे कि हाँ सर हम आ चुके हैं। और क्योंकि ये पहला लाइव है, मैं समझ रहा हूँ बच्चों की तादाद अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लाइव मैं लेना शुरू करूँगा आपके लिए, तो बच्चों की तादाद जो है वो और बढ़ेगी। सर बुक 1 का वन शॉट बना दीजिए। बुक 1 का वन शॉट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। आप चैनल के कम्युनिटी वाले टैब में जाइए, वहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। वीडियो वाले सेक्शन में भी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी मैंने वहाँ पर बुक 1 का वन शॉट जो है वो अपलोड कर रखा है। कार्टून भी अपलोड कर दिया है, मैप भी अपलोड कर दिया है। अब बस आपका सेकंड बुक बच गया है, तो वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीदें, यानी कि यूएनओ से उम्मीदें क्या क्या थी कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी दुनिया में संघर्ष ना हो, इस चीज़ को मेक श्योर कौन करेगा, यूएनओ करेगा, और यूएनओ कर भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यहाँ पर जब राज्य की बात करता है तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर देश की बात हो रही है, यानी कि दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में सहयोग को, कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए
यूएनओ को बनाया गया था, जिस चीज़ को यूएनओ भली-भाँति निभा रहा है, ठीक है? राज्यों के बीच संघर्षों और युद्धों को रोकना, जो कि यूएनओ काफ़ी हद तक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरा तरह से सफल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अपने जीते जी 2 युद्ध तो देख ही लिया है, यूक्रेन-रशिया वॉर देख लिया, है कि नहीं? एंड आपका इज़राइल एंड जो हमास का जो हो रहा है, वो देख ही रहे हैं हम लोग, और यूक्रेन-रशिया वॉर भी चल रहा है, तो यूएनओ जो है यहाँ पर थोड़ा-सा असफल रहा है, इसको ये कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों? चलिए, अगला पॉइंट है, पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए देशों को एक-दूसरे के निकट लाना। पूरे विश्व की बात कर रहा है कि पूरे विश्व में जो सामाजिक विकास है और आर्थिक विकास है, ये चीज़ें हो सके, इसलिए दुनिया के जो देश हैं, उन सबको एक-दूसरे के निकट लाना, उनके जो संबंधों को और ज़्यादा अच्छा बनाना, ये यहाँ पर यूएनओ से उम्मीदें की गई थी, ये चीज़ यूएनओ कर रहा है यहाँ पर। ओके बच्चों? चलिए, सुमी एसके फायर वाला इमोजी, क्या बात है, क्या बात है। मंजू कुमार फायर वाला इमोजी, एंड मंजू कुमार लिखते हैं, ओके सर, थैंक यू सो मच बच्चे। एंड जो भी बच्चे नए आ गए हैं, कृपया इस स्ट्रीम को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमें ज्वाइन कर सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके, है कि नहीं? क्योंकि अगर आपके थ्रू किसी और को फ़ायदा मिलता है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरे जब आपको आशीर्वाद देते हैं, तो भैया वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? तो अपने दोस्तों की ब्लेसिंग्स को लीजिए और इस स्ट्रीम को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, अब हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंगों के बारे में। तो 2 अंग पूछा था, मैंने यहाँ पर कई सारे लिख दिए हैं, जैसे महासभा के बारे में आप बता सकते हैं, सुरक्षा परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय हो गया, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों की बात करें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, यहाँ पर आईएलओ की बात कर रहा है, ठीक है? एंड यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ which main expectations the United Nations was established in 1945, mention any 2 organs and 2 agencies of the United Nations। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं expectation from United Nations, तो जैसे कि preventing international conflicts, promoting cooperation among different states, states का मतलब यहाँ पर country से हो जाएगा, ठीक है? preventing conflict and wars among states and bringing countries closer to each other for social and economic development throughout the world। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ऑर्गन्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सेक्रेटरीट करके, ठीक है? एजेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं, WHO हो गया, ILO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ वगैरह हो गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। कितने बच्चे वॉचिंग पर है? ऑलमोस्ट 5 बच्चे वॉचिंग पर है, और लाइक्स की जो तादाद है वो हो चुकी है हमारी यहाँ पर 10। क्या बात है! 5 बच्चे और लाइक हो गए हैं 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, आप में से कोई भी बच्चा अगर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहता है, तो जुड़ सकता है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और आप बच्चों से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? जिससे कि मुझे पता चलता रहता है कि अभी क्या चल रहा है आपके स्कूल में, क्या चल रहा है आपका पढ़ाई वगैरह, है कि नहीं? तो अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना आईडी बता देता हूँ, जिससे कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और मोस्टली रात को मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम रील वगैरह भी देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, और बच्चों से बातें वगैरह भी कर लेते हैं। तो आपको मैं अपना आईडी दे देता हूँ, जिससे जो भी बच्चा अगर मुझसे जुड़ना चाहता है, वो जुड़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने डाउट वगैरह वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकता है। एक सेकंड, जस्ट मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। मैं आपको शो भी कर देता हूँ यहाँ पर। एक बार ये स्लाइड खुल जाए, अनवित, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुल चुका है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है, जय झा 07 करके। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है?
सुमित एस के लिखते हैं, सर इंग्लिश की वीडियो डाली है आपने? बिल्कुल इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 2 या 3 पेपर शायद अपलोड कर रखे हैं, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने। ओके बच्चों। यूरो है, यूरोपियन संघ की मुद्रा, वेरी गुड। सोफिया क्रिएशंस के लिए जैसा कि मैंने बोला ताली बजाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्लैप कर रहा हूँ सोफिया क्रिएशंस के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चंस भी आप मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है आपका, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था मिड टर्म एग्जाम का, उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि हैदराबाद रियासत किस प्रकार भारतीय संघ का हिस्सा हुई, मतलब स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हैदराबाद की अगर बात करें तो मैं एक बार ये आपको दिखा ही देता हूँ। एंड ये देखिए, ये मैंने गूगल मैप खोल लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, एक, हाँ, तो ये है हमारा प्यारा भारत। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तब हमारा जो देश था वो 565 रजवाड़ों के अंदर यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर टूटा हुआ था। ठीक है, जिसको एक भारत अखंड भारत बनाने का जो जिम्मेदारी दिया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था, जिन्होंने एक भारत अखंड भारत बनाया भी। इसी कारण से आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर से लेके इधर गुजरात से लेके इधर आपका कन्याकुमारी से लेके असम से लेके पूरा का पूरा हमारा एक भारत अखंड भारत है आज के टाइम पे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनको भारत में शामिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, उन्हीं में से एक था आपका हैदराबाद। ये मैंने भारत के नक्शे पर जूम कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका हैदराबाद। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये रहा आपका हैदराबाद। अब हैदराबाद जो था वो भारत में शामिल होना ही नहीं चाहता था। ठीक है, वो बोल रहा था कि नहीं भैया मैं भारत में शामिल नहीं होऊँगा। और भैया पैसे वाला था हैदराबाद, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर था। वहाँ का जो शासक था वो था निज़ाम आपका। ठीक है, कौन था वो? निज़ाम था एक। हाँ, निज़ाम था। वो बोल रहा था कि मैं भारत में शामिल यहाँ पर नहीं होऊँगा करके। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले, अच्छा जी नहीं होगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साम दाम दंड भेद लगा करके हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो उसी को लेकर के हमारा ये क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो रियासत था आपका वो किस प्रकार से भारतीय संघ का हिस्सा हुआ, ये आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो चलिए स्पष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है हैदराबाद जो था वो भारतीय संघ में शामिल हुआ कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति बता रखी है कि हैदराबाद रियासत प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में स्थित है तथा चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा आपका हैदराबाद। ठीक है, ये देखेंगे, ये रहा आपका हैदराबाद और चारों तरफ से ना ये हमारी ज़मीन से यानी भारतीय ज़मीन से जुड़ा हुआ है और अब तो ये भारत का ही हिस्सा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये भौगोलिक स्थिति बता रखा है हैदराबाद का। फिर यहाँ पर बताया गया है निज़ाम जो वहाँ का शासक था, वहाँ का राजा था, उसकी क्या इच्छा थी? उसका इच्छा था कि हैदराबाद जो था उसको स्वतंत्र रखा जाए, उसको स्वतंत्रता का दर्जा चाहता था वो, कि हम भैया भारत में शामिल यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है? आगे देखिए बताया गया है जनता की इच्छा को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जनता ने निज़ाम के निर्णय का विरोध किया। इसे दबाने के लिए यहाँ पर अर्धसैनिक बलों, राजाकारों का प्रयोग किया गया था। अब देखिए वहाँ की जो आम जनता थी वो बोली अरे भैया हमको अलग-अलग नहीं रहना है, भारत में हमको शामिल करवा दीजिए। भारत में देखिए और भी तो रियासतें भारत में शामिल हो रही है और हँसी-खुशी चंगा तरीके से रह रही है, तो हमें भी शामिल करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का जो निज़ाम था वो बोला नहीं हम तो शामिल नहीं करवाएँगे, हम तो अलग यहाँ पर रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं जनता की जो इच्छाएँ थी उनको दबाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था निज़ाम के द्वारा। और निज़ाम जो था वहाँ का शासक, उसकी एक प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी अपनी, जिसका यहाँ पर नाम था रजाकार। क्या नाम था बच्चों? रजाकार। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है भारतीय सेना का हस्तक्षेप, लूट-पाट, हत्या और बलात्कार जैसी, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, जैसी घटनाओं को देखते हुए भारत द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया गया और भारतीय सेना की जीत के साथ हैदराबाद जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो गया। देखिए निज़ाम जो था वो अपनी प्राइवेट आर्मी के थ्रू वहाँ की जो जनता थी उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुल्म ढा रहा था, लूट-पाट हो रहे थे और भी बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहे थे, जिसको देखते हुए भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को वहाँ पर जो है जाना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा
और लगभग 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर जो वहाँ का निज़ाम था उसने घुटने टेक दिए और हैदराबाद जो था वो फाइनली भारतीय संघ का यानी भारत का पार्ट बन गया, ठीक है? तो इस प्रकार से हैदराबाद भारत के हिस्से में आया, भारत का एक अटूट हिस्सा बन चुका, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मंजू कुमार 565 रियासतें, वेरी गुड बच्चे। अर्पिता विश्वास सर प्लीज़ होम साइंस की वीडियो लाओ क्लास 12th की हिंदी मीडियम में। बिल्कुल, होम साइंस की भी वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगा। मंजू लिखते हैं सर इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की वीडियो डाली है क्या? नहीं, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं डाली है इकोनॉमिक्स की, लेकिन जल्दी ही आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा आपसे कि हाउ डिड हैदराबाद स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एक्सप्लेन। तो आपको कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखते हुए चलना है। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसका अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऐसे कोई 4 कारक उजागर कीजिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को उचित ठहराता है। ठीक है? ये क्वेश्चन जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 में, उस टाइम पे आया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से करते हुए चलेंगे। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं इस सैंपल पेपर को डिज़ाइन करते वक़्त, वो इंपॉर्टेंट है या पूरा सैंपल पेपर ही इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर मोस्टली वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बार-बार रिपीट होते हुए आए हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं आपको बोल दूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है बच्चों कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन-कौन से हैं भैया? तो रशिया है, ठीक है? आपका यहाँ पर अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है एंड ब्रिटेन है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं उसके। तो इसके अंदर भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। वो आप बताना है आपको कि किन उस आधारों पर जो है भारत को स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को उचित ठहराना है आपको। कि हाँ, ये दावा कर रहे हैं जिसके आधार पर भारत को स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आप लिखेंगे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको स्थायी सदस्य बनना है तो आप लोकतांत्रिक होने चाहिए। भैया, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बनाओ ना हमको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, लेकिन तुम नहीं बनाते हो, है कि नहीं? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जहाँ दुनिया की लगभग 1/5 आबादी जो है वो बसती है। ये 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और अभी 2024 की अगर मैं बात करूँ और 2025 जो है आने वाला है, तो इस टाइम पे दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन-सा है? अपना भारत, ठीक है? और यहाँ पर स्थायी सदस्य बनने के लिए ये भी बोला गया था कि आपकी आबादी ठीक-ठाक होनी चाहिए। अरे बनाओ ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे पास है, फिर भी नहीं बना रहे हो, है कि नहीं? आगे देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को नियमित वित्तीय योगदान दिया है और कभी कोताही नहीं की है। अगर आपको स्थायी सदस्य बनना है सुरक्षा परिषद का, तो ये बोला गया है कि आप जो है यूएनओ में कंट्रीब्यूट करते रहने चाहिए हर साल, साल दर साल जिसको आप कह सकते हैं। यानी कि 1945 में यूएनओ बना था और उससे लेकर के अभी तक, ठीक है? चाहे आप जितना भी पैसा दीजिए, तो हम पैसा देते आए हैं क्योंकि यूएनओ ऐसे फ्री फंड में तो चलता नहीं है, उसको चलने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो हर देश जो उसका मेंबर है, वो कुछ ना कुछ पैसा वहाँ पर देता रहता है और शुरू से लेकर के आज तक हम जो है वो देते हुए आए हैं। चाहे छोटा ही अमाउंट देते हुए आए हैं, मतलब कम अमाउंट, और अन्य देशों से अगर आप तुलना करेंगे, चाहे आपका चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनसे हम कम पैसा दिए हैं लेकिन देते हुए आए हैं। कभी भी हमने कोताही नहीं बरता है, मतलब कभी भी हम एब्सेंट नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये आप समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में हम कभी-कभी एब्सेंट हो जाते हैं ना, स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं, तो वैसे टाइप का हमारा कभी यहाँ पर नहीं हुआ है, हम देते हुए आए हैं। तो इस आधार पर भी जो है हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट, भारत विश्व में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। अभी हमारा जो
जो ग्रोथ रेट चल रहा है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला देश कौन-सा है? वो इंडिया है। जीडीपी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमारा जो जीडीपी है वो लगभग 7.5% के आसपास से ग्रो कर रहा है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट डेटा आप गूगल से देख लीजिएगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, फिर भी हमें स्थायी सदस्यता नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रयासों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर अपनी सेना जो है भेजता रहता है। अगर यूएनओ को कभी भी सेना की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले भारत की ओर जो है सो कि मुंडी घूमता है कि चलो भारत से यहाँ पर शांति सेना मँगा लिया जाए। तो हमें स्थायी सदस्यता दे क्यों नहीं रहे हो? लेकिन ये देते नहीं हैं। खैर क्या करें? तो इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि भारत को भी जो है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट, परफेक्ट। जो भी बच्चे नए आ चुके हैं कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सर प्लीज़ सोशियोलॉजी की वीडियो लाइए। बिल्कुल सोशियोलॉजी की वीडियो भी जल्दी ही लेकर के आऊँगा आपके लिए। सोशियोलॉजी की सैंपल पेपर की वीडियो बना बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ आपसे कि सोशियोलॉजी की सैंपल पेपर की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। कम से कम 3 या 4 सैंपल पेपर तो आपको करवाऊँगा ही। साथ में वन शॉट एंड एमसीक्यू वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं कवर करवाऊँगा। और पॉलिटिकल साइंस की तो आप चिंता बिल्कुल मत ही कीजिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्कूल टॉपर रह चुका हूँ मैं, ठीक है? तो पॉलिटिकल की तो बहुत अच्छे से आपकी मैं तैयारी करवा दूँगा। ओके, आप बिल्कुल भी चीज़ों को मिस मत कीजिएगा। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाईलाइट एनी 4 फैक्टर्स दैट जस्टिफाई इंडियाज़ क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन द्वारा उठाए गए ऐसे किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए जिनके कारण उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ द इट्स इकोनॉमी। क्योंकि एक टाइम पे आप अगर देखेंगे गूगल करके भी आप देख लीजिएगा, इंडिया की एंड चाइना की जो इकोनॉमी थी वो लगभग लगभग बराबर थी, बल्कि चाइना हमसे पीछे था अर्थव्यवस्था के मामले में। और आज के टाइम पे मैं बता रहा हूँ 2024 चल रहा है, 2024 का सितंबर महीना, ठीक है? आज के टाइम पे जो चाइना की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी है, यानी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है उसकी अर्थव्यवस्था। लगभग जहाँ तक मुझे पता है 18 से शायद 20 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उनकी। और इंडिया की लगभग लगभग 3.5 से 4 ट्रिलियन के आसपास रहती है। अभी के हिसाब से वो तो ग्रो होगी फ्यूचर में, सोचिए। तो ऐसे क्या कदम चाइना ने उठाए जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी, वो चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है बच्चों, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके समझते हैं क्या-क्या चीज़ें चाइना ने की। तो देखिए, चीन द्वारा उठाए गए ऐसे कदम जिनके कारण उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, यानी इतनी तेज़ी से उसने ग्रो किया। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया, ठीक है? पहले चाइना जो था ना एकदम दबा-दबा सा रहता था, बोलता था अरे भैया हम तो केकरो से संबंधे नहीं बनाएँगे, हम अपने में बिज़ी रहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से चाइना रहता था, लेकिन 1972 में उसे रियलाइज़ हो गया, मतलब उससे लगभग 70 1970s का जो टाइम चला था उसी टाइम पे, अरे भैया अमेरिका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चलो इनका हाथ पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर चाइना गया और अमेरिका से जो राजनीतिक संबंध है और आर्थिक संबंध है वो तगड़े किए अपने, और जो एकांतवास था उसको ख़त्म किया। क्योंकि एक बेसिक रूल कहता है, पूरी दुनिया में ये बेसिक रूल चलता है कि जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है? और बहुत पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया, तो आप भी धीरे-धीरे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप भी आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? और जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया, तो आप भी धीरे-धीरे ही नीचे जाएँगे, लेकिन आपका भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो चाइना ने यहाँ पर पकड़ लिया था कि भैया यहाँ पर इनका ग्रोथ हो रहा है बहुत तगड़ी तरीके से यूएसए का, तो हम इनका हाथ पकड़ लेते हैं, और इन्होंने अपने संबंधों को 1972 में 1972 में अच्छा किया, ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया अपनी इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए चाइना ने, तो 1973 में 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। ठीक है? उन्होंने मतलब नया-नया एक तरह से कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह एडॉप्ट करना होता है, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने प्रस्ताव रखे अपने। ठीक है?
तो ये हमें चीज़ें देखने को मिली। फन विथ सिमरन, हेलो सर, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है सभी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और चीज़ें क्या-क्या की चाइना ने, तो 1978 में तत्काल नेता देंग शियाओपिंग का नाम है ये देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति का घोषणा किया उन्होंने। ठीक है, कि इन्होंने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपना ली। बिल्कुल बिजनेस वगैरह करने के लिए ओपन डोर पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं उसको। और 1982 में यहाँ पर खेती का निजीकरण किया। जब इन्होंने अपना खेती का निजीकरण कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके जो किसान हुआ करते थे, इनको प्रॉफिट वगैरह होने लग गया। 1982 में इन्होंने किया था। और 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और इसके साथ ही चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाया। जैसे शंघाई आप देखेंगे तो वो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, जहाँ पर आप जाएँगे, अब मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है? तो आप वहाँ पर जा कर के कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो जाइए, वहाँ पर बिल्कुल ईज़िली आप कंपनी खोल सकते हैं और अपना बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। तो इसको ही स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन कहते हैं। और बिज़नेस टर्म में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये सारी एक कदम जो है चाइना ने उठाए, जिससे कि उनका जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, उत्थान किया। ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। सर जी वीडियो डालते रहना, पहला पेपर है उसका। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वीडियोज़ की आप चिंता मत कीजिए, वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहला पेपर सोशियोलॉजी है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश है, तो सबकी वीडियोज़ आएँगी, डोंट वरी। हम हैं ना इधर बैठे हुए। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ इट्स इकोनॉमी करके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, चाइना ने क्या-क्या किया, आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। चलिए, इसी क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वैश्विक संपदा से क्या अभिप्राय है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है? यहाँ पर देखिए, लगभग-लगभग 3 क्वेश्चन जोड़ करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वैश्विक संपदा क्या होता है? ठीक है? यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार हो, पूरी दुनिया के हर एक देश का, वो वैश्विक संपदा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है? यानी कि पूरी दुनिया को एक क्या बोलते हैं, कंक्लूज़न पे लाना आसान नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, वैश्विक संपदा के बारे में बता रखा है कि विश्व की साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है कि नहीं? अंटार्कटिका हो गया, समुद्र की सतह हो गई और बाहरी अंतरिक्ष हो गया। हमने हर चीज़ तो बाँट लिया, लेकिन हम वायुमंडल नहीं बाँट पाए। जो हवा आज इंडिया में बह रही है, कल पाकिस्तान में बहेगी, अगले दिन ईरान में बहेगी, अगले दिन आपका यूरोप के किसी देश में बहेगा, है कि नहीं? तो वायुमंडल को हम नहीं बाँट पाए हैं, हम इंसान लोग। तो ये वैश्विक संपदा के अंतर्गत आ जाएगा। अंटार्कटिका को नहीं बाँट पाए हैं, समुद्र की सतह नहीं बाँट पाए हैं, बाहरी अंतरिक्ष जो है, आउटर स्पेस जो है, उसको हम नहीं बाँट पाए हैं। ठीक है? तो ये ऐसी संपदाएँ हैं जिन पर पूरी दुनिया के देश का अधिकार है और इसको बचाने की भी ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया के हर एक देश की बनती है, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो या कोई सा भी देश हो। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया आपका वैश्विक संपदा, जिसे हम साझी संपदा भी कहते हैं। ठीक है? और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सभी देशों का एक जैसा मत नहीं बनाया जा सकता वैश्विक संपदा को लेकर के, क्योंकि एक सर्वसम्मत पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे 1992 की बात है, 1992 की बात है, हमारा एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? पृथ्वी सम्मेलन आपने पढ़ा भी होगा, आपकी पॉलिटिकल की बुक में ही है। जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, शायद उसी टाइम की बात है, तो उसमें क्या बोला गया कि ग्रीन हाउस गैस जो है, ऐसी गैसें जो पर्यावरण को और ज़्यादा गर्म करती है, यानी धरती का जो तापमान है उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है, उस गैसों को हम अपने देशों से कम निकालेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर जो डेवलप कंट्रीज़ थे,
और जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन दोनों के लिए यहाँ पर सेम चीज़ बात बोली गई। तो जो डेवलप कंट्री थे वो तो तुरंत हाँ बोल दिए कि हाँ हम अपनी फैक्ट्रियों से ऐसा गैस कम निकालेंगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो बोली नहीं। जैसे भारत जैसा देश हम लोग जाके बोले हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ जो विकसित हो चुके देश थे जैसे अमेरिका जैसे देश, तो बोले भारत आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? तो हमारा सिंपल सा फंडा ये था कि आपने पूरी धरती को गर्म करके ग्रीन हाउस गैस दबा के छोड़ करके डेवलप हो गए, विकसित हो गए। लेकिन हम जब अब डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम तो डेवलप हुए नहीं, अभी तो हम विकास कर ही रहे हैं ना, तो आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि हम जो है ग्रीन हाउस गैस ना छोड़े। तो हमारे लिए यहाँ पर छूट वगैरह दिया गया जो विकासशील देश थे जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को लेकर के अगर कोई यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है, कोई एजेंडा बनाया जा रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सारे देश उस पर एग्री कर जाए, ठीक है? बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानताओं का असर जो है पड़ा है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे ना, मतलब दुनिया का जो अंतरिक्ष है हमारा आउटर स्पेस, वहाँ पर ट्रैश, कचरा ही कचरा भर चुका है। कचरा किस चीज़ का? सैटेलाइट्स का। जो हम यहाँ से सैटेलाइट छोड़ देते हैं धरती से, वहाँ जा कर के जब एक टाइम पे उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो बस वहीं फँस जाते हैं कभी-कभी। कभी-कभी उनको क्रैश लैंड करवा कर के डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बाकी टाइम वहीं फँसे रहते हैं। अगर धरती से बाहर की एक्चुअल इमेज आपको दिखा दी जाए ना, तो देखो अरे भैया इतने सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, पूरा कचरा भरा पड़ा है कि नहीं? और ये सैटेलाइट्स का जो कचरा है, मलबा है, ये और बढ़ता रहेगा भविष्य में, क्योंकि इतने ज़्यादा हम लोग यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? बाहरी अंतरिक्ष में हो रहे दोहन कार्यों का लाभ ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और ना आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। यानी कि हमें मिल कर के काम करने की ज़रूरत है दुनिया के सभी देशों को। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। भारती, यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्लोबल प्रॉपर्टी? व्हाई इज़ इट सेड दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट ईज़ी? तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके? चलिए, परफेक्ट। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं अपने 23वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर कई देशों को ऐतराज क्यों है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है? यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, वहाँ पर हमें परमानेंट मेंबरशिप ना मिले, इसको लेकर के कई देशों का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है। वो बोलते हैं, "अरे नहीं, भारत को परमानेंट मेंबरशिप मत दीजिए।" इस तरह से डर रहता है, ठीक है? ऐतराज़ रहता है। वो क्यों रहता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के कारण जो है, कई देश बोलते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? कई देश जो है इस चीज़ को लेकर के ऐतराज़ जताते हैं, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के संबंध कुछ ठीक उतने नहीं हैं बच्चों। नेक्स्ट, कुछ देश भारत की नाभिकीय क्षमता से भी पीड़ित कह रहा हूँ, चिंतित है। ठीक है? हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, उससे भी लेकर के डरे हुए हैं कुछ देश। बोलते हैं, "अरे भैया, भारत के पास तो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल गया तो दिक्कत हो सकता है।" ऐसा वास्तव में है नहीं, लेकिन कुछ देशों को ऐतराज़ है। चीन भी राजनीतिक कारणों से भारत के पक्ष में नहीं है। ये वही चाइना है जिसको हमने एक तरह से मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाई थी, और यही चाइना आज के टाइम पे हमें मना कर देता है कई बारी कि नहीं, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए करके। सोचिए। नेक्स्ट, यदि भारत को स्थान मिलता है तो अन्य विकासशील देश भी स्थायी सदस्यता की मांग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, जिस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर कई सारे देश जो है वो ऐतराज़ मतलब करते हैं। ठीक है? चलिए, परफेक्ट। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाई डू मैनी कंट्रीज ऑब्जेक्ट टू इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेन रिलेशंस विथ पाकिस्तान, सम कंट्रीज आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड चाइना इज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ इंडियाज ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। चाइना कभी भी फेवर नहीं करता इंडिया को कि हाँ इनको भी मिले परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल रीजंस है। If India get a place in, then
अदर डेवलपिंग कंट्रीज कैन ऑल्सो डिमांड परमानेंट मेंबरशिप। अगर भारत को मिलता है परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में, तो और भी देश डिमांड करेंगे, वो तो करेंगे ना भाई। देखिए, जब यूएनओ बना था 1945 में, तो उस टाइम पे 5 देशों को आपने परमानेंट मेंबरशिप दे दिया, ठीक है जी। लेकिन वो तो 1945 में बना था ना, अभी 2024 चल रहा है भैया, कहाँ जी रहे हो? अगर टाइम के हिसाब से इसमें बदलाव नहीं होगा, तो इसका इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगा, एक तरह से इररिलेवेंट हो जाएगा। जैसे नोकिया का फ़ोन टाइम के हिसाब से बदलाव नहीं कर पाया, तो आज के टाइम पे किसी के हाथ में नोकिया का फ़ोन दिखता है? नहीं। एक टाइम पे राजा हुआ करता था मार्केट का, आज के टाइम पे बिल्कुल किसी के हाथ में दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव नहीं किया अपने फीचर्स में, वो एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं हुए, वो पुरानी चीज़ों में चलते रहे, तो लोगों ने उनके फ़ोन खरीदना बंद कर दिए, है कि नहीं? तो वैसे यूएनओ का भी हाल हो जाएगा ना एक टाइम पे, अगर यूएनओ ने टाइम के हिसाब से बदलाव नहीं किया, तो यूएनओ इर्रेलेवेंट हो जाएगा, कोई नया संगठन बन जाएगा, जिस पे पूरी दुनिया का भरोसा होगा। मानते हैं ना आप इस चीज़ को? बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जहाँ पर हमसे कार्टून, पैसेज और मैप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो सेक्शन डी कराया जाए या इसको एक पार्ट 3 के वीडियो में कराया जाए? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो इसको एक पार्ट 3 के वीडियो में भी मैं कवर करवा सकता हूँ। देखें ज़रा, 8 बच्चे, ऑलमोस्ट 10 बच्चे वॉचिंग पर है और 16 लाइक है, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और बताइए कि सेक्शन जो आपका डी है, तो कराया जाए या फिर नेक्स्ट हम पार्ट में करें? है कोई नौजवान जो बताए? ऑलमोस्ट 10 बच्चे वॉचिंग पर हैं। चलिए परफेक्ट। तो चलिए सेक्शन जो आपका डी है ना, इसको कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन बचेगा, उसको करेंगे हम लोग पार्ट 2 की वीडियो में, सॉरी पार्ट 3 की वीडियो में, माफ़ी चाहो, है कि नहीं? क्योंकि ये वाले सेक्शन में बस हमारा 3 क्वेश्चन ही रहेगा, कार्टून वाला, मैप वाला और पैसेज वाला। तो कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, 24वें क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे दिए गए कार्टून चित्र का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको एक कार्टून दे दिया, इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये चीन की साइकिल है। ये आप देख रहे हैं ना, ये किसकी साइकिल है? चीन की साइकिल है। सीधा-सीधा यहाँ पर चीन लिखा हुआ है, और इस साइकिल को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो इसका ये वाला जो टायर है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको एक दराँती और एक हथौड़ी का आपको साइन देखने को मिलेगा, और ये वाला जो इसका टायर है, इसके अंदर आप देखेंगे तो डॉलर का निशान आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं हमसे, कि दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो दिया गया जो कार्टून है उसके अंदर साइकिल का जो प्रतीक है वो चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है बच्चों। किसकी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? चीन की अर्थव्यवस्था। ठीक है? ऑलमोस्ट 13 बच्चे वॉचिंग पर है और 18 लाइक है, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है? तो साइकिल के आगे के पहिए में जो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये किस विचारधारा को दर्शाता है? तो ये आपका समाजवाद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों? समाजवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के पीछे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है? ठीक है? साइकिल के पीछे के पहिए में ये जो दिया गया है, ये किसको दर्शा रहा है? तो ये यूएस डॉलर यानी अमेरिका की मुद्रा है, तो सिंपल सा है आपका, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिका का करेंसी, अमेरिकी मुद्रा। नेक्स्ट, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद समाप्त किया? बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया, वो था आपका चाइना, चाइना कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, अमेरिका। अमेरिका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था इसीलिए। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपका ए वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए इंग्लिश मीडियम में इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कार्टून आपका ये वाला रहेगा, ये आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये है कि इन द गिवन कार्टून द सिंबल ऑफ द बाइसाइकिल रिप्रेजेंट द इकोनॉमी ऑफ विच कंट्री? तो आपका यहाँ पर चाइनीज़ इकोनॉमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, द सिंबल गिवन इन द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसाइकिल रिप्रेजेंट विच आइडियोलॉजी? तो यहाँ पर ये सोशलॉजिज्म जो है आपका, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर प्रोनाउंस थोड़ा-सा आज नहीं कर पा रहा हूँ। सोशलिज़्म, सोशलिज़्म, ठीक है? समाजवाद।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है, द सिंबल गिवन इन द रियर व्हील ऑफ द बाइसिकल रिप्रेजेंट द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो जो आपका रियर व्हील में है वो अमेरिकन करेंसी को यहाँ पर दिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1972 इन 1972 चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन बाय इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विथ विच कंट्री। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर, जहां पर आपको मैप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला मैप का क्वेश्चन है, वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, द स्टेट कर्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से अलग करके आपका बनाया गया था यहाँ पर कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? छत्तीसगढ़। तो पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है, ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ है, जिसे सन 2000 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चों? सन 2000 के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा आपका मैप, देख सकते हैं आप। तालिका भरना होगा सिंपल ये आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, और मैप के अंदर किससे यहाँ पर लोकेट कर रखा है? ए से लोकेट कर रखा है, और देश का नाम आ गया, ये राज्य नाम आएगा। राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आपका केरल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जो बी पे दे रखा है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दूसरे का ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल यहाँ पर है। यहाँ पर पहली बार जो है वो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। तो सेकंड क्वेश्चन का बी से लोकेट कर रखा है, और केरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है, कि पोट्टी श्री रामलू से संबंधित राज्य। ठीक है, अब कितने दिन तक के लिए भूख हड़ताल पे थे, ये आज आपका होमवर्क है। ये पोट्टी श्री रामलू जी थे, जो कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए कई दिनों तक भूख हड़ताल पे रहे थे, जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल पे थे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो राज्य है वो आपको बताना है। तो वो तो बहुत सिंपल है, आंध्र प्रदेश है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सी से लोकेट कर रखा है ये आंध्र प्रदेश है। तो थर्ड का आपका ये आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ है, भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुए थे, द पार्ट ऑफ इंडिया वेयर द फर्स्ट इलेक्शंस ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाज हेल्ड। तो वो है आपका मणिपुर। ये आप देख सकते हैं, मणिपुर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका मणिपुर। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। और मैप में आपको कुछ इस तरह से, मतलब ये मैप के क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो है सी से लोकेट कर रखा था मैप में, और स्टेट का नाम था आंध्र प्रदेश। फोर्थ का आपका डी से लोकेट कर रखा है, और स्टेट का नाम है हमारा मणिपुर। करेक्ट बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लोकेट करना था। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।